मेरा सवाल है कि जब आप एनएससी का इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो आप गिनी चुनी कंपनीज फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स वी कंसीडर, तो हम ये कैसे इंश्योर करते हैं कि दोज कंपनीज रिप्रेजेंट द फुल सेक्टर? Actually, in the index construction, there are 2 or 3 criteria that we really look at. One, of course, is the market capitalization of that company itself. Second is the sector that it represents, and there is a fairly objective criteria of how stocks come into the index and go out of the index. They have to continue to meet the liquidity and the market capitalization criteria to be part of the index. Now, the sectoral balancing, of course, is done in consultation with a lot of market participants as well, to see that by and large all major sectors are represented. So you have, that's why 25 plus sectors represented. And within a sector, the stocks that you pick will of course be based on market capitalization and liquidity, ranking high on that. So that is how you ensure that it is representative of the sector in which it is chosen. जी आइए एक और सवाल। हाँ, ब्लैक टी शर्ट। आज के मार्केट में जहाँ पे इतने सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए, कैसे एक इन्वेस्टर डिसाइड करे कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड से सबसे ज्यादा रिटर्न्स देगा, जो सेक्टर स्पेसिफिक है या जिसके इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाइड है? सुदीप, 1500 स्कीम्स हैं आज म्यूचुअल फंड। हाँ जी। और म्यूचुअल फंड्स भी तरह तरह से नए नए वर्ड्स, नए नए कॉइनिंग करके आ जाते हैं। टाइगर, ये वो सब जानवर हो चाहे जो भी हो, हर तरीके से। तो इतना ज्यादा, मतलब उसमें भी इस तरह से इतना एक, कई बार तो हमने ये भी देखा है कि कोई डिफरेंस नहीं होता है उसके पर्पस में या फंड में, लेकिन नया फंड लाने के लिए कई फंड हाउसेस नए नाम से उसको लॉन्च करते हैं। जी जी। तो 1500 स्कीम्स हैं इस देश में। एवरी वीक वी सी सम न्यू स्कीम बीइंग लॉन्च। क्या तरीका है? क्या तरीका सिर्फ एक है कि आप एक एडवाइजर के थ्रू जाएं समझने के लिए म्यूचुअल फंड को? बिल्कुल जैसे विवेक कह रहा है, तो ये तो बेहतरीन तरीका है कि आप एडवाइजर के थ्रू जाइए। अगर आपको सही जानकारी या आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप पूरा एनालिसिस कर पाएंगे। और मैं एक दो चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी आप जब सेक्टर फंड ले रहे हैं, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि दैट यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट टू दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो वो सेक्टर का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा आप पोर्टफोलियो में ले रहे हैं। वेयर जब आप कोई डाइवर्सिफाइड फंड ले रहे हैं तो दैट हैज गॉट ए मल्टीपल सेक्टर्स इनसाइड दैट फंड, सो आपका रिस्क शायद कम हो जाता है। देयर आर मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट इट। टुडे लेट्स से आप समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सेक्टर। नाउ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम investing in a FMCG fund or investing in some other diversified fund. You stick to infrastructure. Tomorrow you think no, infrastructure has got too much of a risk. You don't want to take a call on sector specific. You go for a diversified fund. But it all will depend on आपके पास कितना रिसर्च करने का टाइम है, कितना आपका नॉलेज है इन दिस पर्टिकुलर। लेकिन शुरुआत डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से होनी चाहिए। सही, बिल्कुल क्लीन क्लियर डाइवर्सिफाइड फंड। सर, इंडिया में 2, 4, 5 म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंजेस अवेलेबल है। निफ्टी है, एनएससी है, यू हैव कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी है। तो एक आम आदमी के लिए क्या हम एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि यू हैव एन ऑप्शन कि आप अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, या मुझे और कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ? व्हाट इज द नीड फॉर है? नहीं, मेरे ख्याल से कोई चित्रा? See, there are really only 2 exchanges in a sense available to you today. The same stocks practically are available on both the exchanges. If you look at the price tracking in the 2 exchanges, then you can very clearly take a call where you want to invest. As far as derivatives is concerned, of course, it's largely only on NSE. So if you are going to be in derivatives, it would be only one exchange in a sense. So I don't think we can say multiple platforms means confusion. It actually means competition. It actually means better services to all of you. कंफ्यूजन पहले होता था जब 23-25 एक्सचेंजेस थी जिनको खत्म कर दिया आपने। सर, हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस में अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो वॉलेटिलिटी उसमें और ज्यादा होगी क्योंकि उधर डे ट्रेडिंग बहुत चलता है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वी कैन लुक एट, लाइक करंट लेवल या फिर फंडामेंटल्स, क्या देखें कि हमको एक होलिस्टिक व्यू मिले कि हम समझ सके कि हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए? सुदीप, एक बिगिनर के लिए, या मैं कहता हूं कि किस तरह के लोगों को किस तरह के सिचुएशन में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए? विवेक, जैसे कि आपने इनको सीधा सवाल पूछा क्यों करना चाहते हैं, बिगिनर्स को
या जो इन्वेस्टमेंट के लिए पहला कदम ले रहे हैं, जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम है, इनको कभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम लोगों के ख्याल से नहीं जाना चाहिए. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर फॉर एक्सपर्ट्स. सी बाय नेचर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या हो रहा है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में यू आर नॉट putting out your financial, you're putting your full financial backing behind that instrument. You don't want to deploy your full money, so you are hedging your bets. So you're not committing your full funds. That's exactly why you're not buying the share. So that by definition, you're a short-term player because you're not willing to stake your full financial backing to that. So you're a short-term player. As we have been saying, कि short-term investment is a tricky thing. It is not for the beginners. रही बात आपका सवाल का, it's definitely a intraday, a limited period investment because as आप जानते हैं कि हर महीना, आज के दिन में कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना. सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है? 1 महीना का कॉन्ट्रैक्ट में. So the time horizon is 1 month. चित्रा, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? No, I'm absolutely in agreement with आपका it, इतना but, उसमें टर्नओवर होता है, कई दिनों में मैंने देखा 1 लाख करोड़, उसमें रिटेल कितना? Actually, retail in the derivatives is much smaller than the retail in the underlying market. In fact, if you have, say, 4 investors or 5 investors in the equity, against that you'd have 1 in the derivative market. And the fact is that we must understand what risk we are getting into when we take an exposure on the derivative market.